We will start this discussion now. Baki, if there is any question, any homework given that you don't understand from the part of your school, you can always message me and I'll try my best to help you out with that. First thing first, you have to write the name of the tense, that is simple past tense. Once you do that, we can proceed. It is also known as past indefinite tense. It's the different name of this tense. पहला चीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज द आइडेंटिफिकेशन पार्ट. हाउ टू आइडेंटिफाई इट. तो उसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट. वर्ब टू में हमेशा रहेगा एंड दिस इज सिमिलर टू सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट वी डिड अर्लियर. कुछ क्लासेस पहले हमने वो किया था, तो इट्स सिमिलर टू दैट. उसमें वर्ब वन होता है, इसमें वर्ब टू होता है. दैट्स इट. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे व्हेन वी सी ए सेंटेंस. सबसे पहले तो उसका वर्ब टू में रहेगा या फिर सेंटेंस के साथ डिड या डिड नॉट लगा हुआ रहेगा. ठीक है. जैसे यहाँ देख लो एक नंबर में सो वर्ब टू, यहाँ डिड नॉट लगा है. मेड वर्ब टू, यहाँ डिड लगा है. ऐसे ही होगा. इसके अलावा सेंटेंस में तुम्हें अगर यस्टरडे मिले तो भी सिंपल पास्ट है. एगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट के साथ कोई सा भी शब्द आता हो, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट जनवरी, ऐसा कोई पुराना टाइम इन 1967 या फिर इन द ईयर 2005, ऐसे अगर हो. पास्ट टाइम होना चाहिए जो अभी से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स विच इज ऑलरेडी गॉन. इट हैज नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट. इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है. यहाँ पे एक बात समझो कि जब हम लोग डिड या डिड नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब वन होता है हमेशा. जैसे आई डिड नॉट गो देयर, शी डिड नॉट ईट विथ मी, वी डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क. ऐसे डिड या डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन होता है. वो पास्ट टेंस कैसे होगा फिर अगर वर्ब वन होगा तो, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो मैंने यहाँ पे वर्ब टू लिखा है. तो अगर वर्ब वन होगा डिड के बाद, डिड नॉट के बाद, तो फिर पास्ट टेंस कैसे होगा, क्योंकि डिड अपने आप में पास्ट टेंस में है ना, मतलब वर्ब टू में है. ये जो शब्द है डी आई डी डिड, ये पहले डू आता है, उसके बाद डीड आता है, उसके बाद डन आता है. हालांकि यहाँ पे डिड डिड नॉट ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज हो रहा है, तो ये अपने आप में ही वर्ब टू में है. और ये स्ट्रक्चर है कि हम लोग डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन लगाते हैं. आई डिड नॉट बिलीव यू, शी डिड नॉट डू इट, दे डिड नॉट ईट आइसक्रीम. ऐसे होगा. कभी भी जो है वो डिड नॉट एट नहीं होगा या ईटन नहीं होगा, दे डिड नॉट बिलीव्ड नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. वर्ब वन में होना चाहिए. तो ये की की फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को याद रखना है. फिर से अगर मैं बोलूँ तो उसमें वर्ब टू होगा, डिड या डिड नॉट भी हो सकता है,
यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट के साथ कोई सा भी शब्द आ सकता है। वो कोई पुराना टाइम अगर दिया हुआ हो, सेंटेंस में मेंशन हो, जैसे अभी 2026 चल रहा है, आज से पीछे का कोई ईयर दिया हुआ हो या कोई मंथ दिया हुआ हो, और इवन जस्ट ए डे, जैसे आज 22 अप्रैल है, अगर 21 अप्रैल की बात हो तो वो भी कंप्लीटली वो जो है तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फुल्ली कंप्लीटेड एक्शंस की, फुल्ली कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो एब्सोल्युटली कंप्लीट हो चुके हैं। Identification is very important for doing voice change. Identification is important for doing sequence of tenses. Identification is very important for doing narrations, direct and indirect speech later on. तो आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए, इसीलिए मैं हर टेंस में आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑन यू विल रियलाइज इट। तो यहाँ जैसे इन सेंटेंसेस को मैं अगर ऐसे रब करूँ अभी, और दोबारा अगर मैं इन सेंटेंसेस को तुम्हें दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे सो जो है वो वर्ब टू में है, यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है, सो वी नो इट इज सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे डिड नॉट है, उसके बाद हालांकि बाई वर्ब वन है, बट डिड नॉट है ऑलरेडी, लास्ट वीक भी है, तो इट्स सिंपल पास्ट टेंस। इसमें मेड है वर्ब टू इन 2009 पास्ट टाइम, सो इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ डिड है, यहाँ लास्ट मंडे है, सो इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई इट। उसके बाद तुम देखो यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी हुई है कि was और where अगर है, एंड इफ दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स, अगर वो एज ए मेन वर्ब यूज हुए हैं तो फिर वो सिंपल पास्ट है। व्हाट डू आई मीन बाय मेन वर्ब? जैसे कि अगर ऐसा है, आई वॉज प्रेजेंट yesterday। वैसे देखो was और where तो में ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं इनको हम लोग, लेकिन यहाँ पे was के बाद और कुछ नहीं आया है, was रिमूव्ड या ऐसा कुछ नहीं आया है, जस्ट was आया है, आगे पीछे कुछ नहीं है, was प्लेइंग भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे was को हम लोग मेन वर्ब के रूप में पकड़ते हैं। तो अगर was मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। हालांकि इसके बाद अगर कोई और एक वर्ब आ जाता है, आईएनजी लग जाता है उसके साथ, या फिर कोई और एक वर्ब आता है उसके साथ ईडी लग जाता है, तो फिर वो सिंपल पास्ट नहीं होगा, कुछ और टेंस होगा। वो सब बात का सिनारियो है। दूसरा, जैसे अगर ऐसे हो, जैसे दे वेर क्वाइट हैप्पी लास्ट समर, दिस इज द सेंटेंस, कि वो लोग जो हैं लास्ट समर में बहुत खुश थे। यहाँ पे देखो वी हैव यूज्ड वेयर, एंड वेयर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली देयर, उसके साथ कोई और वर्ब नहीं है, इसीलिए वो मेन वर्ब है। और अगर was या फिर where मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, क्योंकि इस टेंस में दो ही ऑक्सिलरीज है सिंपल पास्ट टेंस में, तो फिर वो सिंपल पास्ट टेंस है। ये सेम चीज सिंपल प्रेजेंट में भी जाता है, अगर एम इज आर सिंगुलर रूप में यूज होते हैं, इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं, तो फिर वो भी क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। ये बात अच्छे से याद रखना, समझ ना आए तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट क्लियर है। थोड़ा नीचे जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर या रूल्स को समझते हैं, क्योंकि इसके रूल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पहला रूल मैं कराऊंगा वही आता है। द फर्स्ट रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, एंड दिस इज द ओनली रूल दैट यू सी मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स। प्लस ये जो पहला रूल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, फॉर यू टू लर्न, क्योंकि लिखने में ये रूल का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेरा मतलब है। हर चीज़ को नोट बना लेना है, फोटो उठा के स्क्रीनशॉट लेके रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज मैं कभी भी पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल सकता हूँ कि तुम्हारे कॉपी का फ़ोटो देने के लिए,
जबकि तुम तब स्कूल में भी हो सकते हो। सो ऑलवेज बी अप विथ योर वर्क। किसी भी तरह का उसमें नेग्लिजेंस नहीं देखना चाहिए, होना चाहिए। ओके। रूल वन कहता है कि एक्सप्रेसिंग ए फुल्ली कंप्लीटेड एक्शन। मैंने पहले ही कहा था कि सिंपल पास्ट टेंस फुल्ली कंप्लीटेड एक्शन होता है, जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, जिसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, विच इज फुल्ली कंप्लीटेड, एकदम से खत्म हो चुका है। और एग्जाम में एज यू सी देयर आर 5 सेंटेंसेस ऑन योर स्क्रीन। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंसेस देखने को मिलता है, हालांकि डैश देखने को नहीं मिलेगा, बट यू नो हाउ टू आंसर देम। मैंने डबल 2 बार ना लिखने के लिए डैश दिया है वहां पे। एग्जाम में आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड ऐसा ही आएगा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई? वेल, सबसे पहले तो उसका एडवर्ब देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लास्ट वीकेंड लिखा हुआ है, लास्ट वीकेंड मतलब बीता वीकेंड। बीता वीकेंड, वीकेंड किसे कहते हैं? फ्राइडे नाइट से लेके संडे मिडनाइट तक को हम लोग क्या कहते हैं? वीकेंड कहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ इतना वीकेंड नहीं होता है, हमारे यहाँ सैटरडे से शुरू होता है। सो वेस्टर्न कंट्री में फ्राइडे से ही होता है, वहाँ पे 5 days वर्क रहता है। दे डोंट हैव वर्क ऑन सैटरडेज। स्कूल्स भी नहीं होते उस दिन, एक्स्ट्रा कुछ होगा होगा तो कुछ ही बच्चों को बुलाते हैं, बट मेजोरिटी के लिए वो बंद ही रहता है। तो यहाँ जैसे लास्ट वीकेंड है और मैंने ऊपर रूल बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, ये वाला मैंने बताया था, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। ये जो वर्ब है इसको सेकंड फॉर्म में ले जाना है, तो उसका सेकंड फॉर्म होगा विजिटेड, तो इसका आंसर हो गया। उसी तरह से अगर हम 2 नंबर सेंटेंस को देखें, दे वॉच ए मूवी यस्टरडे, ठीक है, यहाँ यस्टरडे है। यस्टरडे का मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है। अगेन जो ये वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 3 और 5 बाद में करेंगे, पहले हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में नॉट लगा हुआ है, और यहाँ पे जो टाइम है इन 2023 है, विच इज अ पास्ट टाइम बिकॉज राइट नाउ इट्स 2026। नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और नेगेटिव करने के लिए डिड नॉट लगाना होता है, मतलब डिड लगाना होगा, नॉट तो ऑलरेडी वहां दिया हुआ है। तो हम लोग लगाएंगे डिड, उसके बाद लगाएंगे नॉट। और मैंने पहले यहाँ पे बोला था एक बार में, अभी मैंने रब कर दिया, बाद में जब रिकॉर्डेड देखोगे तो पता चलेगा। मैंने बोला था कि डिड नॉट या डिड के बाद वर्ब वन रहता है, इसका मतलब ये जो कैच है ये सेम कैच रहेगा, ये कॉट नहीं होगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, डबल पास्ट टेंस नहीं होगा, तो इसीलिए ये कैच होगा। वी डिड नॉट कैच द थीफ इन 2023, मतलब 2030 में हम चोर को पकड़ नहीं पाए थे, या पकड़े नहीं थे, दैट्स व्हाट इट मीन्स, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में देखो आई डिड नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैंने अभी अभी बोला कि डिड नॉट के बाद वर्ब वन होता है या डिड के बाद वर्ब वन होता है, देयरफॉर तो वर्ब है फाइंड वो सेम रहता है। सेम रहता है से मेरा मतलब है सेम रहेगा, ठीक है। 5 नंबर देखो इंट्रोगेटिव है, डिड यू, सेम बात है। अगर डिड भी है तो भी मैंने कहा था कि जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, वो सेल ही होगा। ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स बताए 3, 4 और 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बताया वर्ब टू, दैट मीन्स वट एवर इज इन द ब्रैकेट्स वो वर्ब टू में होना चाहिए, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है, बट जबकि ये ऐसा है नहीं, ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड बी एज पर द रूल, जो मैं अभी तुम लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो रूल वन है ये तुम लोग को समझ में आया? जल्दी से। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये रूल वन ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मतलब मैंने ये कर लिया था, ये हो गया था, खाना खा लिया था, स्कूल चला गया था या गई थी, होमवर्क कर लिया था,
ठीक है, इसको पैसे दे दिए थे, गाड़ी खरीद ली थी, क्लास कर लिया था, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो फुल्ली कंप्लीटेड हो चुके हैं, जिनका वर्तमान के साथ कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट के साथ इनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो ये रूल 2 है, ये एग्जाम में इतना नहीं आता है, बट यू हैव टू नो इट। सिंपल प्रेजेंट में इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि वहां पे मैंने तुम लोगों को बोला था कि कुछ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन से मेरा मतलब है जो हैबिट्स वर्तमान में किसी इंसान के अंदर है। लेकिन पास्ट टेंस में तो हम प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये आदतें किसी की थी, अब नहीं है। ठीक है, ये आदतें किसी की थी लेकिन अब क्या है, नहीं है। याद रखना है इसको। इसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम जो कॉमन फ्रेज यूज करते हैं वो है यूज टू। यूज टू के बाद आता है वर वन। जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम, आई यूज टू वॉक विथ माई फादर, माई मदर यूज टू गिव मी 100 रुपीज एवरी डे। इस तरह का चीज़ है। यूज टू बोलने से ऐसा पहले होता था और अब नहीं होता है, क्योंकि वो पहले पहले का आदत था, अब वो आदत बदल चुकी है, नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्टली जो है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को यूज टू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इफ यू लुक एट योर स्क्रीन, जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें अगर तुम देखो सेंटेंस नंबर 1 में यूज टू है या सेंटेंस नंबर 3 में यूज टू है। बाकी दो सेंटेंसेस के बारे में भी बात करूंगा। यूज टू को छोड़ के भी हम लोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग विथ माई फादर। ये कह रहा हूँ कि मैं मेरे पिताजी के साथ हर शाम को क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, वर वन होगा उसके बाद। तो इसका मतलब यहाँ जो प्ले है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद वर वन ही होगा एज पर द स्ट्रक्चर। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे पिताजी के साथ हर शाम को क्रिकेट खेला करता था। आप शायद नहीं खेलते, पिताजी बूढ़े हो गए या फिर टाइम नहीं मिलता, तो ये पास्ट हैबिट है। ठीक है, 3 नंबर में देखो, वी यूज टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास। हम लोग क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। पहले मचाते थे, शायद पहले समझ नहीं पाते थे इतना ज़्यादा, पहले सिर्फ फन फन कर रहे थे, इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब तुम्हें पता है कि इफ़ आई मेक अ लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास, तो फिर ये मेरे लिए भी नुकसान है और मेरे दोस्तों के लिए भी नुकसान है। इसीलिए ये आदत है जो अब तुमने छोड़ दी, पहले करते थे। तो इसके लिए यूज टू यहाँ पे है, तो मेक का मेक ही रहेगा, मेड नहीं होगा ये। ठीक है, ये तुम्हारा यूज टू वाला बात हो गया कि हम लोग जो है यूज टू इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात ये है कि हम लोग यूज टू को छोड़ के भी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी का पहले का आदत को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर में देखो, महात्मा गांधी वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। इसमें क्या है, देखो हम जिस आदमी के बारे में, इंसान के बारे में बात करेंगे, वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत फेमस होना चाहिए, एंड दैट पर्सन शुड बी डेड। तो जैसे महात्मा गांधी अभी है नहीं जिंदा, शुड बी डेड तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ये इसको समझाने के लिए संदर्भ में बोलना होगा कि जैसे महात्मा गांधी वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। मैंने पहले सिंपल प्रेजेंट में बोला था एवरी डे होने से, तो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर तुमने इसका आंसर तुमने ऐसे लिख दिया वॉक्स, फिर तुम गांधी को जिंदा कर रहे हो कि गांधी वॉक्स 10 किलोमीटर एवरी डे, मतलब गांधी हर दिन 10 किलोमीटर अभी चलते हैं, जबकि गांधी जी जिंदा नहीं है तो कैसे चलेंगे। तो ये ऐसे लोगों के बारे में होना चाहिए जो फेमस थे, अब नहीं है, सबको पता है कि वो अब नहीं है, और उनकी आदतों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कभी उनका ये आदत हुआ करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर में वर्ब टू होगा यहाँ पे वॉक्ड। महात्मा गांधी वॉक 10 किलोमीटर एवरी डे, मतलब कि महात्मा गांधी जब जिंदा थे तब हर दिन 10 किलोमीटर चला करते थे। दिस वॉज हिज हैबिट।
और 4 नंबर देखो, इसको ऐसे कॉन्टेक्चुअली भी कर सकते हैं हम लोग, और एक और सेंटेंस पास्ट में देके बोल सकते हैं कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, मतलब जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, आई ऑलवेज ईट चॉकलेट डेली। यहाँ पे अगर तुम डेली ऑलवेज देखोगे तुम्हें लगेगा अरे ये तो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन पहला वाला सेंटेंस भी तो देखना होगा ना। कह रहा है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, अब मैं छोटा बच्चा हूं नहीं, ये मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, जब मैं व्हेन आई वाज ए किड, तब ये मेरी आदत हुआ करती थी कि मैं रोज चॉकलेट खाता हूँ। अब शायद तुम नहीं खाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि चॉकलेट से कैविटीज या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मोटापा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसलिए यहाँ पे इसका भी हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे एट। ये वर्ब टू में गया, ये वाला भी वर्ब टू में गया। तो ये ऐसे होता है, हम लोग यूज टू से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वाइल वी टॉक टू वन अनदर। आई यूज टू, दे यूज टू, शी यूज टू, वी यूज टू, माई मदर यूज टू, है ना। ऐसे हम लोग अनगिनत सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं यूज टू से, जस्ट टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिचुअल एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एनिमल और ए ग्रुप ऑफ पीपल। दे यूज टू, दीज बॉयज यूज टू, ऐसे हम लोग ग्रुप ऑफ लोग पीपल के बारे में भी बोल सकते हैं। माई कैट यूज टू, एनिमल के बारे में भी बोल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये समझो और तुम ये यूज करो। कभी कभार एग्जाम में आता है, बट इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। सबसे ज्यादा ये रूल वन आता है, ठीक है। तो एक और सवाल मन में ये होगा कि जब ये कोई देखेगा कि क्या और रूल्स नहीं है, इतने ही रूल्स हैं क्या, और भी हैं। कराने जाएंगे तो 5-6 रूल्स हैं। जैसे करके हर टेंस में अगर हम लोग 5-6 करके करेंगे, इट विल बी वेरी लेंदी टू फिनिश, और हर चीज रेलेवेंट नहीं होता है। दिस इज नॉट अ लैंग्वेज लर्निंग क्लास डायरेक्टली, ये कोई डायरेक्टली लैंग्वेज लर्निंग क्लास तो है नहीं। यहाँ पे मैं लिटरेचर भी तुम्हें पढ़ाऊंगा और ये स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास नहीं है। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसे लेके ज़्यादा चलना पड़ता है। कोई देख के कहेगा अरे इस टेंस में तो इन्होंने सिर्फ 2 ही रूल करवाए हैं और रूल शायद नहीं है। अरे है, सब करवा के स्टूडेंट्स को बोर नहीं करा सकता ना मैं वही कराऊंगा जो ज़्यादा रिलेवेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम एंड फ्रॉम योर यूसेज परस्पेक्टिव, कि तुम कितना यूसेज में आ रहा है। वैसे और भी है, कुछ तो हम ऐसे ही समझ जाते हैं बाय जस्ट वाचिंग थिंग्स और बाय जस्ट लुकिंग एट अदर पीपल कि दूसरे लोग इसको कैसे कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये था तुम्हारा रूल 2। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, समझ आया। हाँ सर, समझ आ गया। हाँ हाँ सर, हाँ समझ आ सर। गया। हाँ सर। ठीक है, तो इसके साथ सिंपल पास्ट खत्म होता है क्योंकि इसके बाद और नहीं है, इसमें मैंने रखा नहीं है। तो बाद में देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े, मुझे ऐसा लगे कि तुम्हें पढ़ाने के दौरान तुम्हें मुझे वो बताना चाहिए तो मैं वो बताऊंगा, बिकॉज ये इंडिविजुअलाइज्ड है। मैं तुम कुछ बच्चों के साथ डील कर रहा हूँ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चलेगा कि व्हाट यू नीड, व्हाट यू डू नॉट नीड। ठीक है, ये सब बातें एक्स्ट्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो कोई और आदमी देखेगा, कोई भी देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि अरे 2 रूल में ही चिपका दिया। तो जो पढ़ाता है उसको पता होता है कितना पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, किन को वो पढ़ा रहा है और उसको कितना पढ़ाना है। तो उस वजह से, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग लिंक भी किसी को अगर सेंड करते हो तो लोगों का क्या है, बैठ के आलू छीलने के जैसा ओपिनियन बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है उसके बाद वाला टेंस करेंगे, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, मिल गया।
तो सबसे पहले तुम लोग इस टेंस का नाम लिख दोगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और फिर हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कैसे हमें इसको पहचानना है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस यहाँ लिखा हुआ है, तो जो वर्ब होगा उसके साथ क्या होगा, जो वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी डेफिनेटली होगा ही होगा। जैसे कि ईटिंग होगा, जैसे कि प्लेइंग, जो भी वर्ब रहेगा, प्लेइंग, मूविंग, कुकिंग, ऐसा जो भी आईएनजी तो रहेगा ही रहेगा। ये आईएनजी होने का मतलब है कि तुम्हारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस टेंस में है। हालांकि वो पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो डिपेंड करेगा उसके ऑक्सिलरी के ऊपर, जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तुम लोग को बताया था। तो इसके आगे अगर वाज या फिर वेयर शब्द आता है, जैसे वाज ईटिंग, वेयर प्लेइंग, या फिर वेयर मूविंग, या फिर वाज कुकिंग, ऐसे अगर आता है, उसके बाद जो भी आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। और अगर इस वाज वेयर की जगह में एम इज आर आता तो दैट कुड हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सब कुछ ऑक्सिलरीज का खेल है, बस उतना ही समझना है। अब यहाँ देखो कि इनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला सेंटेंस में वाज वेयर रहेगा, लेकिन सिर्फ वाज वेयर काफी नहीं है, उसके बाद जो वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी भी होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया। वाज वर्ब वन आईएनजी, वेयर वर्ब वन आईएनजी, ऐसा रहेगा। इसमें भी वो सारे एडवर्ब्स रहेंगे जो पहले वाले में थे, येस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये पास्ट का टाइम, ये लास्ट मंडे, जो भी है ये लगा हुआ रह सकता है इसमें भी, ठीक है। लेकिन इसको पकड़ने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें दो शब्दों से ज्यादा यूज होता है, एक तो व्हेन से, दूसरा है व्हाइल। ये दो शब्द को जो है तुम्हें दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। ज्यादातर पास्ट कंटिन्यूअस सिंगल सेंटेंसेस तो आता नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा जहाँ पे व्हेन एंड व्हाइल का इस्तेमाल देखने को मिलेगा हमको। अब क्योंकि हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, यूज में जाएंगे तब यूज का बात करेंगे। आज मैं यही टेंस कराऊंगा, क्योंकि दो टेंस से ज्यादा कराऊंगा तो इट विल कंफ्यूज योर माइंड। तो यहां जैसे देखो, शी वॉज रीडिंग, सबसे पहले तो रीडिंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ प्लेइंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ स्टडिंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ वॉचिंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ शाउटिंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हुआ। अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, वो डिपेंड करेगा उसके पहले जो ऑक्सिलरी है उसके ऊपर। जैसे यहाँ वाज है तो पास्ट कंटिन्यूअस, वेयर है तो पास्ट कंटिन्यूअस, वाज है पास्ट कंटिन्यूअस, वाज है पास्ट कंटिन्यूअस, वेयर है पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे वाज वेयर की जगह एम इज आर होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। ये बात को दिमाग में अच्छे से बिठाओ, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहीं से सारी गलतियां होती हैं, ठीक है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स होगा, मैंने बोला देखो यहाँ पे और एक सेंटेंस लगा दिया गया है, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ये दूसरा पार्ट है और ये सिंपल पास्ट में लिखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि सिंपल पास्ट प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस कंबाइन किया जाए, जो कि मैं बताऊंगा व्हेन एंड व्हाइल से कैसे होता है, या कैसे एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, या फिर हाउ वी यूज देम इन रियल लाइफ सिचुएशंस टू एक्सप्लेन थिंग्स, व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन पार्ट जो है, इसको जो है तुमको लिखना है, मेरे साथ ही लिखना है। सारे एग्जाम्पल्स ना लिखो तो भी चलेगा इस वाले में से, क्योंकि ये रियल रूल नहीं है, इट्स जस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर। तो you can go with two examples, but if you have already written more than two examples or all five of them, then it's fine, because I assume you are sitting on your reading table and you are attending the class very sincerely, because it is a live class, it is not a recorded class. अब ये जो रूल वन है, इसे तुम्हें उठाना भी होगा और इसे तुम्हें
समझना भी होगा एट द सेम टाइम। रूल वन क्या कहता है? रूल वन कहता है एक्सप्रेसिंग एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। कहने का मतलब है पास्ट में एक एक्शन चल रहा था, एक काम चल रहा था, उसको किसी और ने इंटरप्ट किया, पूरा पास्ट में था। जैसे कि तुम पढ़ रहे थे, अचानक से तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने बुलाया, ठीक है। तुम्हारी मम्मी खाना बना रही थी, अचानक से उनके मोबाइल फोन में एक कॉल आया, तो उससे इंटरप्ट हुआ ना उनका खाना बनाना, क्योंकि मोबाइल फोन में कॉल आया। और तुम जब पढ़ रहे थे तो तुम्हें दोस्त ने बुलाया, तो उसका इंटरप्शन हुआ। तो एक काम तुम कर रहे थे जो कि तुम पढ़ रहे थे, और तुम्हारे मम्मी के मामले में शी वॉज कुकिंग, तो दोनों एक काम तो चल ही रहा था। तो फिर इंटरप्शन हो गया, तुम्हें दोस्त ने इंटरप्ट किया और मम्मी को फोन कॉल ने इंटरप्ट किया। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इस तरह के एक्शंस को, इस तरह के मतलब की एक्शंस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस वाले टेंस में, एंड दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। याद रहे यहाँ लाल अक्षरों में मैंने दिया हुआ है, और ऐसे ही तुम अपने नोट्स में भी लिखोगे कि जो व्हेन है उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। याद रहे, पास्ट कंटिन्यूअस कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम इसके साथ सिंपल पास्ट यूज करते हैं। मीनिंग टू से सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, ये वाला उसके साथ हम लोग यूज करते हैं। मतलब जहां पे भी व्हेन दिखेगा ना तुमको, वहां तुमको सिंपल पास्ट लगाना है, मतलब कि जो वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म में लेके जाना है। जैसे यहाँ पे देखो व्हेन है, व्हेन आई, उसके बाद सी हर यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे है और व्हेन है, तो इसका मतलब ये जो सी है इट इज गोइंग टू बी इन सिंपल पास्ट टेंस, तो ये हो जाएगा सो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो व्हेन है, व्हेन माय फादर, तो ये वाला हो जाएगा कॉल्ड। यहाँ भी देखो व्हेन है, व्हेन द पुलिस, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। यही तो ऊपर मैंने लिखा है लाल अक्षरों में। यहाँ देखो व्हेन है, व्हेन दे, तो लीव से हो जाएगा लेफ्ट। इट इज दैट इजी अगर हम लोग सिस्टमैटिकली चीज़ों को समझे। उसके बाद हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। हालांकि मैं तुम्हें ऑलरेडी दो एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ कि मैं पढ़ रहा था या रही थी जब मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, मेरी मम्मी खाना पका रही थी जब उनका फ़ोन कॉल आया था। तो एक काम चल रहा था, दूसरे काम ने या दूसरे एक्शन ने उनको उसको इंटरप्ट किया, रोका। तो अब यहाँ देखो व्हेन आई सो हर यस्टरडे, अब जो दूसरा पार्ट होगा व्हेन से जो दूसरा पार्ट आता है वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो इसका आंसर होगा व्हेन शी वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसमें ऐसा होगा कि माई व्हेन माई फादर कॉल्ड मी, ये वाला हो गया, तो ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। आई वाज टेकिंग डिनर व्हेन माई फादर कॉल्ड मी, मतलब मैं डिनर कर रहा था या रही थी जब मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया था। तो तुम खा रहे थे ना, एक काम चल रहा था, उस एक्शन का इंटरप्शन हुआ जब तुम्हारे पिताजी ने तुमको बुलाया। और पहले वाले में when I saw her yesterday she was going to school, तो one action was going on and the other interrupted, like यहाँ पे तो डायरेक्टली इंटरप्ट नहीं हुआ है, बट देन अगेन क्योंकि हमने इसको कंबाइन करके लिखा है तो एक तरह का इंटरप्शन है। शी वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन आई सो हर, वो स्कूल जा रही थी जब मैंने उनको या उसको देखा था पिछले दिन। तो ऐसा है। 3 नंबर में वी प्लूरल है, तो यहाँ पे होगा वेयर, वी वेयर ड्राइविंग, वी वेर ड्राइविंग द कार व्हेन द पुलिस स्टॉप्ड अस, हम लोग कार चला रहे थे जब हमें पुलिस ने रोका था। तो एक काम चल रहा था, दूसरा ने उसको इंटरप्ट किया इन ए वे। व्हेन दे लेफ्ट द पार्टी, जब वो पार्टी छोड़ के चले गए थे तब हम लोग खाना सर्व कर रहे थे, वी वेर सर्विंग द फूड। उनके पार्टी छोड़ के जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, खाना सर्व कर रहे थे। तो दो एक्शन था, एक खाना सर्व करना दैट वाज गोइंग ऑन, एंड दूसरा दे लेफ्ट, तो वन वाज गोइंग ऑन एंड अदर वाज कंप्लीटेड। तो ऐसा रहता है हमेशा, याद ये रखना है और सिंपल टर्म्स में कि जब भी व्हेन वाला पोर्शन रहेगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा, और उसके साथ जो एडेड पोर्शन आएगा दैट शुड बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज इट। इसी को हम लोग रूल 1 में कहते हैं कि एन ऑनगोइंग एक्शन was interrupted by another action।
ठीक है, इतना बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. यस। हाँ सर। इसको हम लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ग्रैंड मदर अल्फाबेट सीख रही थी तब ऑथर बहुत ध्यान से उनकी तरफ देखा था। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन ग्रैंड मदर वाज लर्निंग द अल्फाबेट द ऑथर ऑब्जर्व्ड हर ग्रैंड मदर। तो ये सब टेंसेस जब हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, जब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जब हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ना, तो हम जो है अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंसेस को यूज कर पाते हैं विदाउट मच डिफिकल्टी। तो ये है। अब रूल 2 में जाएंगे। इट इज मच इजियर देन दिस वन एंड इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको लिखना है। रूल 2 में कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग टू पास्ट एक्शन, अभी एक एक्शन, इसमें भी दो पास्ट एक्शन है। टू पास्ट एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, मतलब दोनों एक द सेम टाइम चल रहा था लेकिन अलग अलग लोग इसको कर रहे थे। तो इसमें हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं। और बेटा याद रहे, जहां वाइल होगा वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होना चाहिए। कहने का मतलब है इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, फिर वर वन, फिर आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसा होना चाहिए जहां वाइल होगा। और इसमें हम लोग क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि दो व्यक्ति दो काम कर रहे थे एट द सेम टाइम। जैसे तुम पढ़ रहे थे और तुम्हारी मम्मी खाना पका रही थी, पापा टीवी देख रहे थे, छोटा भाई बाहर खेल रहा था। ऐसा दो अलग अलग व्यक्ति दो काम कर रहे थे, मतलब दो काम पास्ट में चल रहा था एट द सेम टाइम। तो उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो वाइल लगा के हम लोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था और तुम्हारी मैम जो है वो खाना पका रही थी या फिर वो कुछ पढ़ रही थी। ऐसे में अगर बोलूँ तो दो व्यक्ति दो काम कर रहे थे एट द सेम टाइम, इसीलिए मैंने वहां लिखा है टू पास्ट एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम बाय डिफरेंट पीपल। वो बात मैंने वहां लिखा है। तो अब जैसे जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर देखें तो इसमें वाइल है। वाइल है तो लाल अक्षरों में मैंने बोला है पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए वो वाला पोर्शन। तो इसका मतलब माय फादर सिंगुलर वाज, यहाँ पे होगा रीडिंग। while my father was reading the newspaper my mother was watching TV। दो व्यक्ति दो काम कर रहे थे एट द सेम टाइम। देखो एग्जाम में दोनों पोर्शन या दोनों साइड नहीं आता है। एग्जाम में कोई एक साइड पूछ लेगा, वाइल वाला साइड करा हुआ होगा, ये वाला साइड पूछ लेगा, या ये वाला साइड जो सेकंड साइड है, मतलब जो तुम्हारा सेकंड मेन क्लॉज जो है वो वाला करा हुआ होगा, सबऑर्डिनेट वाला पूछ लेगा। जो वाइल वाला पोर्शन है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वाइल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो वैसे ही है, ये समझेंगे कैसे? जहां वाइल है वहां पास्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल बात है। यहाँ वाइल है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। आई वाज कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट्स, यहाँ पे दे वर प्लेइंग होगा। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब वाइल होता है तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कभी कभी वाइल होगा और एक जो उसका पहले वाला पोर्शन है वो सिंपल पास्ट में भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि वाइल से हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं या कैसे करते हैं। एग्जामिनर इज टेस्टिंग दैट पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उधर का। जैसे ये वाला बात यहाँ पे देखो, हमेशा जो दोनों पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस में होगा ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो शी फेल ऑफ द ट्री, मतलब वो पेड़ से गिर गई थी। ये वाला सिंपल पास्ट में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है ही नहीं। लेकिन जब तुम्हारा यहाँ पे वाइल आता है ना, वाइल शी, इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए क्लियरली, भाई वाइल है तो ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस में ही
जाएगा तो ये होगा while she was climbing it. ठीक है। उसी तरह से 4 नंबर एग्जाम्पल को अगर तुम देखो, while she, while है तो पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। while she was reading a book we drove the car yesterday, ऐसा सिंपल पास्ट में भी वो हो सकता है। हम लोग तब चलाया था, तब हमने कार चलाया था। जब वो किताब पढ़ रही थी तब हमने कार चलाया था, ऐसा हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं इस वाले को। अब इसमें देखो, इट रेन्ड हेविली, बहुत जोरों से बारिश हुआ था जब हम लोग रास्ता क्रॉस कर रहे थे, तो वी वेयर क्रॉसिंग। फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में वाइल वाला पोर्शन ज्यादातर पूछता है एंड उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, बट दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। अब ये कॉम्प्लेक्स अभी नहीं होगा, बिकॉज इफ आई टेक अ टेस्ट ऑफ यू राइट नाउ यू विल स्कोर गुड एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अभी अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया है। अभी अभी टेस्ट लूंगा तो तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। दैट इज नॉट द पॉइंट। जब हम लोग सारे टेंसेस को डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद जब मैं मिक्स करके तुम्हें एक्सरसाइज दूंगा और तब जब तुम ये सब रिकॉल कर पाओगे ना, दैट विल डिफाइन कि तुम्हें कितना अच्छे से, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कितने अच्छे से समझ में घुसे, कितने अच्छे से तुम्हारे दिमाग के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए या घुसे। इट विल ऑल्सो से was I able to explain you the concepts the way they were supposed to be, provided that तुम रिवीजन करो, provided that कि तुम खुद कोशिश करो इसको समझने की। ठीक है, कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बस ऐसे ही, ऐसे भी होते हैं बच्चे, पेरेंट्स चाहते हैं क्लास करना, अच्छे टीचर के पास पढ़ ले वट तो बच्चे बस पढ़ लेते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों का भी कुछ नहीं हो सकता। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ही है कि तुम बहुत ज़्यादा गलती के शिकार हो जाओ। कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत फ़र्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि यू फील लाइक यू नो एवरीथिंग, यू समटाइम्स फील लाइक यू नो बेटर देन योर टीचर। तो कल को ऐसा लगेगा कि आई नो बेटर देन माई पेरेंट्स, आई नो बेटर देन एवरीबडी, बेटर देन द प्रेसिडेंट, बेटर देन everything. That is ego, overconfident. That will take you nowhere. You should be confident. You should be confident in your answers. You should say that I learned it, I think this should be the answer, and you should be polite, respectful. And if anybody corrects you and if there is a mistake from your end, you should be able to accept it boldly कि हाँ भाई मेरी गलती थी इसमें। ये होता है कॉन्फिडेंट बच्चे का पहचान। तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, रिवीजन करना है और चीज़ों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हल्के में से मेरा मतलब है कि हाँ ये तो समझ में आ गया, ये तो काफ़ी इजी था, हाँ ये तो मेरे को पता है। पता तो तुम्हें सब कुछ भी होगा, क्योंकि क्लास 5 से ये टेंसेस करा रहे हैं हम लोग बच्चों को। और सोच के देखो, जो लोग 10-10 साल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मतलब मैट्रिक तक पढ़ने का क्या मतलब है, 10-10 साल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट दे कैन नॉट स्पीक वेल, they cannot express well, they cannot write well, they do not know, they do not have good number of vocabulary. तो इसका मतलब लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है कि बार बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को देखना होगा, ईगो को साइड में रखना होगा और सीखने की कोशिश करनी होगी। दिस इज द ओनली वे, और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये बोलना जरूरी है, इसलिए बोलता हूँ ये सब बातें, because you and I are interacting freshly, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अच्छी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम्हारा टेम्परामेंट जो है किसी एक स्टूडेंट का या किसी एक टीचर का, जैसे मेरा अगर मकसद हो कि मेरे को तुमको पढ़ाना है तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, उसी तरह से एक बच्चे का अगर ये माइंडसेट है कि भाई मुझे कुछ सीखना है, इनसे कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तभी तुम सीख पाओगे, नहीं तो सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बातें याद रखनी है। तो रूल 2 में मैंने वही बताया कि वाइल होने से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है,
ऊपर भी डिस्कस किया था ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन में। एग्जाम में दोनों साइड का डैश देके नहीं पूछेगा, कोई भी एक साइड का डैश देके पूछेगा, लंबा सेंटेंस एक साइड। तुम्हें जहां वाइल दिखे तुम्हें ये बात समझ लेनी है कि भाई वाइल का मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वेयर वर वन आईएनजी लगेगा। और जैसे मैंने ऊपर बताया था कि व्हेन अगर है तो वो सिंपल पास्ट टेंस है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, याद रहे। व्हेन से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस भी बोलते हैं, व्हेन इट वाज रेनिंग भी बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाइल इट वाज रेनिंग हम लोग बोलते हैं व्हेन इट वाज रेनिंग, व्हेन शी वाज गोइंग टू मार्केट, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस भी होता है। तुम्हें ऐसे नहीं समझ सोचना है कि व्हेन से तो सिर्फ सिंपल पास्ट सर ने बोला है तो सिंपल पास्ट ही हमेशा होगा और उसमें तो पास्ट कंटिन्यूअस कभी नहीं होता क्योंकि सर ने बोला नहीं। देखो बेटा, इंग्लिश इज एक ऐसा लैंग्वेज है बहुत कॉम्प्लेक्स, इनमें से इनका बहुत सारा चीजें ऐसे भी होता है वैसे भी होता है किसी किसी मामले में, तो उसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। बहुत जगह में मैंने इसलिए बोला मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग व्हेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। मेजोरिटी का से मेरा मतलब है 70% ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में जैसे यहाँ तुम्हें स्क्रीन में सेंटेंस दिख रहा है, व्हेन आई सो हर यस्टरडे, व्हेन आई वाज सीइंग तो नहीं होगा बिकॉज सी इज अ वर्ब ऑफ परसेप्शन, उसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, आई टुक डिनर व्हेन माय फादर कॉल्ड मी, ये बोलने से दोनों पास्ट टेंस में चला जाता है, इट डजंट मेक सेंस बिकॉज वी आर डूइंग इट अंडर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इस वजह से। लेकिन कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं जैसे व्हेन इट वाज रेनिंग आई वेंट टू हिज होम, इसे हम लोग बोल सकते हैं ओरल इंग्लिश में, इट इज ओके एंड समटाइम्स इट्स ओके टू राइट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर में मैंने बताया ये बात याद रखना है कि व्हेन है तो सिंपल पास्ट ही तुम लोग यूज करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सेंटेंसेस अगर आते हैं, मैं बाद में जब सैम्पल पेपर का टाइम आएगा, जब सैम्पल पेपर हम लोग करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एट दैट टाइम यू मे रियलाइज, यू मे नॉट रियलाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आसानी से जब कर लेते हैं तो उनको लगता है अरे वाह सब कुछ आता है, बहुत बढ़िया, मेरा तो इस सब्जेक्ट में बड़ा कॉन्फिडेंस है। और ये भूल जाते हैं कि जिसने सिखाया था एक टाइम पे उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना। तो वी नीड टू अप्रिशिएट आवर टीचर्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीबडी दैट यू गो टू। वो तुम्हारे स्कूल के टीचर या जो भी है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे टीचर ही हैं बिकॉज दे टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमेशा अप्रिशिएट करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किससे मैंने क्या सीखा है। ठीक है, तो ये रूल 2 तुम्हें समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ आया सर। समझ आया सर। समझ आया। हाँ सर। सर समझ आ गया। ठीक है, तो पांच कंटिन्यूअस टेंस ओवर है, इसमें ये दो ही हैं, और भी हैं बहुत सारा, बट फॉर नाउ ओनली दीज टू फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। अब तक हमने दो टेंसेस कर लिए पास्ट के, चाहो तो मैं तीसरा भी करा सकता हूँ अभी के अभी, बट दैट इज गोइंग टू मेक थिंग्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ एक्टिविटी करने के लिए देता हूँ, एक काम करो, ये जो रूल 1 तुम देख रहे हो इसमें, इसको तुमने ऑलरेडी लिख लिया होगा। अगेन रूल 2 भी तुमने लिख लिया होगा। ट्राई टू मेक 5 एग्जाम्पल्स ऑफ रूल 1। ठीक है, अपने हिसाब से 5 एग्जाम्पल बनाओ, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करना। ये एग्जाम्पल्स जो स्क्रीन में है या जो तुमने कॉपी में लिखा है उसको देख सकते हो। तो रूल 1 का 5 एग्जाम्पल बनाओ। याद रहे हर एक एग्जाम्पल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग होना चाहिए, किसी में जो वर्ब यूज कर रहे हो, किसी में टेक, किसी में ड्राइव, इस तरह से अलग अलग होना चाहिए। जैसे गोइंग से तुम सब लिख रहे हो, व्हेन शी वाज गोइंग, व्हेन दे वर गोइंग, व्हेन आई वाज गोइंग, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग करके 5 एग्जाम्पल बनाओ रूल 1 का, और रूल 2 का भी वैसे ही सेम टू सेम 5 एग्जाम्पल बनाओ, बना के मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो। लेट्स सी कि तुम कितना अच्छे से बना पा रहे हो। एंड ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, उसी की बेसिस पे बनाओ। प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछो। शुरू हो जाओ।